बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि नॉट अ नेचुरल इम्यूनिटी, तो ये प्लाज्मिनोजन, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इम्यूनिटी पढ़ते हैं। इम्यूनिटी एक बहुत ठीक है ना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। तो ये देखें, सबसे पहले तो इसकी वो देखें, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। इम्यूनिटी ये एक मैंने कम लिखा है। तो इम्यूनिटी की जो दो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले दो टाइप से, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी को, ये देखिए, इन्नेट इम्यूनिटी को आल्सो नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। और इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, इननेटस, ठीक है, इनबॉर्न, ठीक है। अच्छा, क्या है कि उसके बाद देखें, इन्नेट इम्यूनिटी जब एक टाइप बन जाती है, इसके नीचे कोई भी सब टाइप इसकी नहीं है। ये बात आपने याद रखना है, रूल नंबर 1। इन्नेट इम्यूनिटी की कोई भी सब टाइप नहीं है इसके नीचे, हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है, जिसको कहते हैं एडाप्टिव को क्या क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज एडाप्टिव, स्पेसिफिक एंड एक्वायर्ड। अगर ये स्पेसिफिक है तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा, अगर ये नेचुरल है तो ये क्या है? एक्वायर्ड, ठीक है। ये इसके नेम्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखें इसके फर्दर टाइप्स, देखें यहाँ पे देखें, अडाप्टिव एक्टिव में आ जाती है, एक्टिव अडाप्टिव, ठीक है। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी, ले फिर क्या दोनों के, एक्टिव और पैसिव के, फिर फर्दर सेम जो है ना टाइप्स है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसका भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये टेबल आपने हमेशा से जहन में रखनी है, फिर हम उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपने बोला। तो आप देखें, सबसे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखें, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में यहाँ हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमने याद करने हैं, ठीक है। और उसके बाद लेकिन इससे पहले मैं, बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको ये मैंने जो टेबल बनाई है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इम्यूनिटी देखें, यहाँ पे हम नेचुरल इम्यूनिटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल इम्यूनिटी को हम इन्नेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इन्नेटस से निकला इनबॉर्न, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। निन याद रखें, NIN, निन, नेचुरल, इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक, या इसको नीनो भी बोल सकते हैं, नेचुरल, इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ठीक है, जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है हमारे पास फिजिकल बैरियर्स, इसमें स्किन आ रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गए फिजिकल बैरियर्स हो गए। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए, फिजिकल हो गए, फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए नंबर 2 पे। नंबर 2 पे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हमारे कौन कौन से हैं? ये देखिए, हमारे पास सबसे टॉप पे सिक्रीशंस हैं हमारे, जैसे HCl हो गया स्टमक में। उसके बाद pH हमारी होती है, डिफरेंट बॉडी की pH अलग होती है। अच्छा, लंग्स में, किडनी में ये डिफरेंट pHs हैं। उसके बाद देखिए, बॉडी फ्लूइड्स हो गए, सर्टेन बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें बाइल हो गया। बाइल एक ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। HCl भी तो आपको पता है बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो HCl से बच पाती हैं, ठीक है। ये हो गया, ये भी हमारा इन्नेट इम्यूनिटी है। फिर सीरोमेन, ठीक है। एयर वैक्स हो गया। एयर वैक्स जो है ना, ये बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, किल करता है और डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है। अच्छा, और इसके बाद डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है, तो डस्ट पार्टिकल्स के साथ बैक्टीरिया को, लगे हुए बैक्टीरिया को भी रोकता है ना, किल करता है बैक्टीरिया को, ट्रैप्स और ये क्या है, इंसेक्ट्स को भी ये पकड़ता है। उसके बाद लाइसोसोम्स हो गए। देखिए, लाइसोसोम्स हमारे क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड्स, जैसे हमारे ये उसमें टिश्यू फ्लूइड्स एंड इन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सिक्रेशंस एक्सेप्ट CSF में लाइसोसोम्स नहीं होते, यूरिन में लाइसोसोम्स नहीं होते और स्वेट में लाइसोसोम्स नहीं होते, याद रखना। इन 3 चीज़ों में लाइसोसोम्स नहीं होते, ठीक है, CSF, यूरिन और स्वेट। इसके अलावा देखें, मुख्तलिफ हर सिक्रेशन में लाइसोसोम्स होते हैं। जैसे लाइसोसोम्स क्या करते हैं, फिर डिजोल्व बैक्टीरियल सेल वॉल्स को ये हड़प कर जाते हैं, ठीक है। ये हो गए फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। उसके बाद और हमारे पास है नेजल हेयर, जो है फिल्टर करते हैं माइक्रोब्स को, डस्ट के साथ लगे माइक्रोब्स को। उसके बाद यूरिन में देखें, यूरिन वॉशेस आउट माइक्रोब्स, आपको पता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम इसलिए पिलाते हैं जो मरीज़ होता है उसको, UTI का, कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बने, जो यूरिन होता है ना, ऊपर से नीचे फ्लश आउट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। और उसके बाद वेजाइनल सिक्रीशंस हैं, वेजाइनल सिक्रीशंस भी, ठीक है, जितने ज़्यादा निकलते हैं तो फिर उतने जो है बैक्टीरिया बाहर निकल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें, जो सीबम हो गया, फिर सीबम हमारा जो स्वेट है वो भी ये एक प्रोटेक्टिव इन्नेट इम्यूनिटी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे, ये तो हमने 3 पढ़े। नंबर 3 पे हमारे सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स में देखें हमारे पास क्या क्या हैं? हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं,
ठीक है, ल्यूकोसाइट्स WBCs, फिर मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स ऑफ लिम्फॉइड ओरिजिन, ठीक है, ये लिम्फॉइड ओरिजिन के, फिर कम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है, और फिर फीवर हो गया, फीवर भी एक हमारा इन्नेट इम्यूनिटी का कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है, जिसके थ्रू कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो ये हो गए सेल्यूलर बैरियर्स, ठीक है। फिर साइटोकाइन बैरियर्स हमारे पास क्या हैं नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स हैं, इंटरल्यूकिन्स, लिम्फोकाइंस, TNF, INF, ठीक है, तो ये टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरफेरॉन वगैरह हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स हैं। तो हमने कितने इसमें टॉपिक्स पढ़े, हमने टॉपिक्स पढ़े कि सबसे पहले हमारे पास था नेचुरल इम्यूनिटी में क्या था, तो हमने ये डिफरेंट पढ़े, फिजिकल बैरियर्स पढ़े, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़े, और नंबर 3 पे हमारे पास क्या था, 3 पे हमारे पास फिर था सेलुलर बैरियर्स पढ़े, फिर साइटोकाइन बैरियर्स पढ़े, ठीक है। तो ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी का ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट बन गया। फिर देखें हमारी जो बुक में इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें सबसे पहले तो कंपोनेंट देख लें, कंपोनेंट्स में इन्होंने मिक्स करके लिखा हुआ है, हमने उसके 4 हेडिंग्स में लिखे थे, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, और लिम्फॉइड ओरिजिन लिखा हुआ है नेचुरल किलर सेल्स के सामने। उसके बाद कम्प्लीमेंट हो गया, फिजिकल एपिथेलियल बैरियर्स हो गए, सिक्रेटेड इंजाइम्स हो गए, ये सारे, ठीक है ना। ये देखें सिक्रेटेड इंजाइम्स, एपिथेलियल बैरियर्स जिसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, HCl, बाइल, ईयर वैक्स, लाइसोसोम्स, ये, ठीक है ना। तो ये सारे इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं। फिर देखिए इन्नेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म क्या है, जर्म लाइन इनकोडेड होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखें रेजिस्टेंस परसिस्ट्स थ्रू आउट जनरेशंस, डज नॉट चेंज विद इन एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम, ये इम्यूनिटी जो है ना ये चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्किन तो चेंज नहीं होती ना, ठीक है ना, स्किन फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। इसी तरह जो ये स्किन माँ बाप से ट्रांसमिट होके आती है ना, तो ये चेंज नहीं होती, बस इसको इस तरह याद रखना। जैसे काले माँ बाप के बच्चों की काली स्किन होती है ना, वो चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो डज नॉट चेंज विद इन एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ, ठीक है, ये स्किन को अपने जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे रिस्पांस देखें, रिस्पांस टू पैथोजेंस, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन वायरसेस को भी रोकती है, बैक्टीरिया को भी रोकती है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी रोकती है। अकर्स रैपिडली मिनट्स टू आवर्स, ठीक है ना। जैसे स्किन किसी चीज़ को रोकती है तो वो जल्दी ही रोकती है ना, वो मतलब टाइम तो नहीं लगाती। हाँ, बस आपने स्किन इसमें याद रखना। नो मेमोरी रिस्पांस, स्किन में कोई मेमोरी रिस्पांस है, आज बैक्टीरिया आ गया और स्किन ने रोका, स्किन भूल गई, फिर कल दोबारा आ गया, स्किन रोकेगी, फिर भूल जाएगी, ठीक है। तो इसमें नो मेमोरी रिस्पांस होता है इन्नेट इम्यूनिटी में, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी शोज नो मेमोरी रिस्पांस, ठीक है। उसके बाद देखें हम इसमें स्किन को एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, इसमें सब ये सारे शामिल हैं, ठीक है। स्किन को एज एन एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल भी वो निमोनिक के तौर पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें बाकी सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। तो नो मेमोरी रिस्पांस, ठीक है। उसके बाद देखें सिक्रेटेड प्रोटीन्स में हमारे पास क्या क्या लाइसोजाइम्स होते हैं, कम्प्लीमेंट्स होते हैं, और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हमारे पास हैं, डिफेंसिन्स हैं, ठीक है। डिफेंसिन्स भी हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के सिक्रेटेड प्रोटीन्स में शामिल हैं, ठीक है। तो LCCD, ठीक है। तो CRP हो गया, लाइसोजाइम्स हो गए, कम्प्लीमेंट्स हो गए, डिफेंसिन्स हो गए। फिर नीचे देखें की फीचर्स इन पैथोजेनेसिस। की फीचर्स इन पैथोजेनेसिस क्या है, इस तरफ से जो है ना होस्ट जो बॉडी की तरफ से जा रहा है TLR, ठीक है, TLR टॉल लाइक रिसेप्टर्स जा रहे हैं, और उस तरफ से जो आ रहे हैं जो पैथोजन की तरफ से आ रहे हैं पैम्प्स, ठीक है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ठीक है, इसको पैम्प्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनको वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पैम्स की मिसाल ले लें हम, लैप्टोपोलिसैकेराइड होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर होता है, तो वो हम हमारे TLR से रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर फ्लैजिलम हो गया, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन्स होते हैं। फिर नीचे हो गया न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरसेस, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है, ठीक है, इनका की फीचर्स इन पैथोजन रिकॉग्निशन, ठीक है। ये इस तरफ TLR से, और उसके बाद
उस तरफ से पैम्स हैं, पैम्स पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स, उसमें LPS फ्लैजिलिन और न्यूक्लिक एसिड वायरस की तरफ से, ये दोनों बैक्टीरिया की तरफ से, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि जो LPS होता है ना, लिपोपोलिसेक्राइड, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के की एक फीचर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया, हमने इम्यूनेट इम्यूनिटी यहाँ तक क्लियर कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। देखें एडाप्टिव इम्यूनिटी को डील करने से पहले यहाँ देखें एडाप्टिव इम्यूनिटी, इनेट की तो कोई हेडिंग नहीं थी, ठीक है ना, हमने उसको बिल्कुल इसी टॉपिक के अंडर पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, ठीक है। एडाप्टिव की देखें एक्टिव है, पैसिव है, फिर एक्टिव की, फिर नेचुरल, आर्टिफिशियल, पैसिव की भी नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये हमने एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखें एडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एडाप्टिव इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखें इसके जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखें, यहाँ पे जो एक्वायर्ड होती है, एडाप्टिव होती है, या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इसको याद रखें, ठीक है ना। स्पेसिफिक, ये देखें मैंने इधर लिखा हुआ है, तो ये होती है ना, ये देखें इसकी स्पेसिफिसिटी की खास, इसकी डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस, ठीक है। उसके बाद इसकी खास बात मेमोरी है, ठीक है। उसकी मेमोरी नहीं थी, ठीक है। उसमें स्किन थी ना, उसमें स्किन थी, तो स्किन की क्या मेमोरी होती है, ये आपने याद, इस तरह याद रखना है, ठीक है। तो फिर देखें इसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में दो चीज़ें हैं कंपोनेंट्स में, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ह्यूमरल, इसको आल्सो नोन एज ह्यूमरल कहते हैं, और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, आल्सो नोन एज टी सेल मीडिएटेड, इसको या सेलुलर बोलते हैं। ह्यूमरल और सेलुलर, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, याद रखें, ये टाइप्स नहीं है, ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसमें बी सेल्स जो प्रीडोमिनेंट होता है, इसमें टी सेल्स, ये बी सेल, ये टी सेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नीचे आए, नीचे अगर आप आते हैं ना, तो इसमें देखें जो एक जो है ना टी सेल्स, इसमें जैसे हेल्पर टी सेल्स हो गए, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो गए, मेमोरी टी सेल्स हो गए, सुप्रेसर सेल्स हो गए इसमें, ठीक है। फिर रेगुलेटरी टी सेल्स हो गए, ये सारे टी सेल्स की इनमें रोल होता है। इसमें फिर बी सेल्स का रोल होता है, ठीक है। ह्यूमरल में बी सेल्स का रोल होता है। फिर इसमें देखें नीचे हमारी इसकी दो टाइप्स हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। हमने इधर भी पढ़ा था, ये देखें एक्टिव पैसिव नज़र आ रहा है आपको, एक्टिव और पैसिव। फिर एक्टिव और पैसिव की फिर मज़ीद नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल इसकी जो है ना इसकी टाइप्स हैं। तो ये दो यहाँ से नीचे पढ़ने से पहले, टाइप्स पढ़ने से पहले हम तो बुक में देखते हैं, बुक में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें जो है ना बुक में सबसे पहले इनके कंपोनेंट्स दिए गए हैं। कंपोनेंट्स वही हमने पढ़े, टी सेल्स, बी सेल्स, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। कंपोनेंट्स में एडाप्टिव है ना, ए बी सी, एडाप्टिव, ए फॉर एडाप्टिव, बी फॉर बी सेल्स, सी फॉर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, टी फॉर टी सेल्स, ठीक है। ए बी सी टी हमने ये ऐसे छोटा सा निमोनिक बनाया हुआ था। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बी सेल्स, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम टी सेल्स, ठीक है। ये मैंने उधर से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखें दूसरी हेडिंग क्या है हमारी, दूसरी हेडिंग मैकेनिज्म है। इसका जर्म लाइन कोडेड था ना उसका इनेट इम्यूनिटी का। इसका देखें वेरिएशन थ्रू VDJ, एक मिनट, वेरिएशन थ्रू VDJ रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग लिम्फोसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जो रेजिस्टेंस है ना, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नॉट हेरिटेबल, ठीक है। ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जबकि ये देखें रेजिस्टेंस परसिस्ट थ्रू आउट जनरेशंस, ठीक है। जनरेशंस में ये माँ से बाप पे, इसमें स्किन थी ना, जैसे हमने स्किन की मिसाल दी थी, काला बाप है तो काला बेटा होगा ना, इसमें काला बाप है तो काला बेटा होना लाजमी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें स्किन था ना, तो इसमें इस जनरेशंस तक जाती है, उससे आप याद रखें, इसमें जनरेशंस तक नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस, ठीक है ना। इसका देखें हाईली स्पेसिफिक रिफाइंड ओवर टाइम डेवलप्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स, मेमोरी रिस्पॉन्स फास्टर एंड मोर रोबस्ट, ठीक है। ये देखें हाईली स्पेसिफिक है, जिस तरह उधर स्किन नॉन स्पेसिफिक थी, हर एक को रोकती थी, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हर एंटीजन के अगेंस्ट खास चीज़ें होती हैं, ठीक है। खास रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अच्छा, रिफाइंड ओवर टाइम, ठीक है, टाइम के साथ साथ ये रिफाइंड भी हो जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो उसकी मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल उसमें हमने स्किन पढ़ा था इननेट में ना, ये देखें इननेट में हमने स्किन पढ़ा था ना, उसमें नॉन स्पेसिफिक होती है स्किन, तो ये होता है उसका ऑपोजिट हाईली स्पेसिफिक। उसके बाद स्किन वही रहेगी ना, बच्चा है या बूढ़ा है,
ठीक है, रिफाइंड नहीं होगी। तो ये जबकि रिफाइन होता है ओवर टाइम, ठीक है। उसके बाद स्किन तो उसी वक्त ही डेवलप होती है ना, शॉर्ट टाइम में, उसी वक्त जब कोई चीज़ लगती है स्किन से रोकती है। ये लॉन्ग पीरियड्स, ये भी उसका उल्टा है, लॉन्ग पीरियड्स में ये काम करते हैं। उसके बाद मेमोरी रिस्पॉन्स फास्टर। देखें स्किन का कोई मेमोरी होती है, नहीं होती ना उसमें, ये देखें कोई मेमोरी होती है इसमें, नहीं होती ना। इसकी हमने एग्जांपल स्किन ली थी, तो इसका ऑपोजिट है, इसमें मेमोरी रिस्पांस होगा, आपने इस तरह याद रखना है। उसके बाद मोर रोबस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें इसमें हमने लाइसोसोम्स, कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह इसके सिक्रेटरी प्रोटीन्स है, जबकि इसके इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, ग्लोब्यूलिन्स हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अच्छा, यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बेस पे कि ये जिस्म में खुद बनते हैं या जिस्म से बने बनाए पास होते हैं, बेस पे इसको फिर हमने एक्टिव और पैसिव उसमें डिवाइड किया होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जो की फीचर्स, अब सपोज की फीचर्स आप कर लें, की फीचर्स इन पैथोजन रिकॉग्निशन में, तो इधर टॉल लाइक रिसेप्टर्स और पैम्स थे ना, इसमें क्या है, ये देखें मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है ना, मेमोरी सेल्स, एक्टिवेटेड बी एन टी सेल्स, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू ए प्रीवियसली एनकाउंटर्ड एंटीजन, स्ट्रॉन्गर एंड क्विकर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें सब एक्टिवेटेड बी एन टी सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर सब्सिक्वेंट अगर कोई एंटीजन इनकाउंटर हो ना, स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं हम इसकी टाइप्स पे। टाइप्स देखें एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव की भी फिर नेचुरल आर्टिफिशियल ये टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, ये देखें एक्टिव इम्यूनिटी, यहाँ से मैं आपको एक बात बताता चलो, हमने ये आपने नोट किया, ये नेचुरल किलर सेल्स हमने इधर भी पढ़ा है और नेचुरल किलर सेल्स हमने इधर भी पढ़ा है, ये देखें इधर भी पढ़ा है, लेकिन ये इसमें नेचुरल किलर सेल्स में लिम्फॉइड ओरिजिन है। इस बुक में नेचुरल किलर सेल्स इसमें कहीं भी नहीं दिए हुए, ठीक है ना, आपने ये याद रखना है। वो जो ये वाला सोर्स है, इसमें ये जो सोर्स है इसमें नेचुरल किलर सेल्स इसमें दिए हुए हैं, इस तरफ भी, ठीक है। तो ये अगर आ भी जाए तो इसमें जो है ना लिम्फॉइड ओरिजिन वाले नेचुरल किलर सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी में, ठीक है, ठीक है ना। ये देखें नाम से नेचुरल, तो नेचुरल ये इसमें नेचुरल नहीं दिया हुआ। अच्छा, उसके बाद देखें एक्टिव पढ़ते हैं, देखें दो टाइप्स की हैं, जो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दो टाइप्स की, एक्टिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, क्लोज एक लुक ले लें। एक्टिव इम्यूनिटी पर्सनस ओन सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई बीमार होता है, तो वो बॉडी खुद लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडीज़ बना देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल सपोज कोई किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, स्मॉल पॉक्स होगा तो स्मॉल पॉक्स होगा तो फिर उसकी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाएगी, ठीक है। एक्टिव हो गया। फिर स्लो होती है, ये एक्टिव जो होती है ना, ये स्लो होती है। उसके बाद देखें हार्मलेस होती है, डेफिनेटली जिसम जब कोई खुद एंटीबॉडीज़ बनाएगा तो वो हार्मलेस ही बनाएगा ना, नुकसानदेह एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनाएगा। लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है एक्टिव। जो फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ले लें, किसी को स्मॉल पॉक्स होता है तो एक ही बार होता है, दूसरी बार नहीं होता। दूसरी बार जैसे ही जरासीम जाएगा ना, तो वो जिसम में एंटीबॉडीज़ बनी होती है वो तबाह कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसी तरह फिर इसकी एक्टिव की फिर दो हमारे पास क्या है, दो टाइप्स हैं, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। नेचुरल एक्टिव जो होती है ना, वो फॉर एग्जांपल बच्चों को होता है स्मॉल पॉक्स, इवन बड़ों को भी हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, मम्स होता है। ये बीमारी एक बार होती हैं तो बॉडी क्या करती है, वो बॉडी अंदर एंटीबॉडीज़ बना के रख देती है। नेक्स्ट टाइम जब एंटीजन का एक्सपोजर होता है ना, तो वो बीमारी नहीं लगती, क्योंकि वो बॉडी के जो रिस्पॉन्स होता है वो इसको एंटीजन को तबाह कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गई नेचुरल। अच्छा, अब देखो इसमें आर्टिफिशियल भी है, ठीक है। आर्टिफिशियल का ये है कि देखें, एक तो नेचुरल हो गए ना, आर्टिफिशियल में ये होता है कि हम जो वैक्सीन्स होते हैं ना, वो खुद ऐसे चोरी छुपे डाल लेते हैं बॉडी में,
चोरी छुपे डाल लेते हैं तो बॉडी फिर उसके अगेंस्ट, लेकिन वो जो एंटीबॉडीज़ इतने मिकदार में हमारी वैक्सीन डालते हैं कि बीमारी ना फैला सकें, अलबत्ता रिस्पांस जो इम्यूनोग्लोबिन रिस्पांस वो बना सकें। तो इसमें फिर क्या होता है, जब हम इंजेक्ट करते हैं जैसे वैक्सीन हो गए MMR, BCG, सेबीन, साल्क, ATC, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑलरेडी इम्यूनोग्लोबिन बना के तैयार रखती है। फिर जब नेक्स्ट किसी एक्सपोजर होता है ना तो उस बच्चे को बीमारी नहीं लगती, ठीक है। तो ये यानी कि हम बॉडी को एक ऐसा स्टिमुलस देते हैं जिससे वो खुद पर्सनस ओन बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, ठीक है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव। अच्छा, उसके आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। अब पेशू में देखते हैं पेशू का क्या सीन है। पेशू का सीन देखें, अच्छा एक्टिव हम पहले बुक से ही पढ़ते हैं, ठीक है। पहले बुक से पढ़ते हैं, फिर जो है यहाँ से पढ़े। तो ये देखें, ये हमारे बुक में भी ये लिखा हुआ है कि पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी क्या चीज़ है। तो हम एक्टिव पढ़ रहे थे। एक्टिव में एक्सपोजर टू फॉरेन एंटीजेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोजर होता है ना एंटीजेंस का, ठीक है, ये स्लो होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। मेमोरी इसमें इन्वॉल्व होती है। नेचुरल इन्फेक्शन ये भी हो सकता है, जैसे वैक्सीन हो गया, टॉक्साइड हो गया, ठीक है। देखें इसी की बेस पे या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वैक्सीन हम दे सकते हैं, वही बात जो हमने पहले बताई, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए फिर उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं वही नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में इन्फेक्शन हो गया, स्मॉल पॉक्स, मानसून, मीजल्स का। आर्टिफिशियल में वैक्सीन हो गया, MMR, टॉक्साइड, BCG, साल्क एंड सेबीन, पोलियो वाले, ठीक है। अच्छा, इधर एक पॉइंट है कि ये क्या कहता है कि कंबाइंड पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशंस कैन बी गिवन फॉर हेपेटाइटिस बी और रेबीज एक्सपोजर, ठीक है। रेबीज और हेपेटाइटिस बी में कंबाइंड हम वो दे सकते हैं, ठीक है ना, पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो ये हमने बुक से भी एक्टिव पढ़ा, ठीक है। अभी देखते हैं पैसिव में क्या है। पैसिव में हम पहले यहाँ से पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी। देखें पैसिव इम्यूनिटी आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। पैसिव से PASS पास है ना, पास, तो इसको कहते हैं व्हेन पास्ड रेडीमेड एंटीबॉडीज, ठीक है। कोई भी चीज़ आप रेडीमेड जिसम में डाल देंगे ना, उसको हम कहते हैं पास करेंगे ना, पास द मैरिजुआना। तो पास को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह ये क्विक होता है और इमीडिएट रिलीफ होती है। वो कैसे, P फॉर पासिव ना, पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं तो क्विक डिलीवरी होती है ना। जबकि अगर आप खुद पिज़्ज़ा बनाने लग जाएँ तो इसको एक्टिव बोलेंगे, ठीक है। एक्टिव कितना स्लो होगा, फिर खुद पिज़्ज़ा बनाएंगे तो स्लो, ठीक है। अब अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो क्विक होगी, ठीक है, क्विक एक्शन होगा। कैन बी हार्मफुल, देखें कैन बी हार्मफुल। अगर पिज़्ज़ा आप बाहर से मंगवा लें होटल से तो वो आपको नुकसान दे सकता है ना, आपको डायरिया करा सकता है। लेकिन पिज़्ज़ा अगर आप खुद बना लें तो वो हार्मलेस होगा, ठीक है, घर में बनेगा ना। उसके बाद नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ना, ये जो बाहर से जो एंटीबॉडीज़ डालते हैं, यहाँ पिज़्ज़ा का मतलब एंटीबॉडी होके, बाहर से जो होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, इसकी फिर क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल हम अभी पढ़ते हैं। ये देखें नेचुरल कैसे है, पैसिव नेचुरल देखें कैसे होता है। मदर, देखें पैसिव नेचुरल बहुत आसान है। ये देखें मदर से फीटस को जो जीजी जाता है ड्यूरिंग थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है, मदर में बनता है ना वो, चाहे वो मदर में बने या बाहर से बने। ये पास हुआ ना, पैसिव पास हो गया ना मदर बॉडी को, तो इसको कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। अच्छा, दूसरा थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन A इसमें बॉडी में बेबी में ट्रांसफ़र होता है। ब्रेस्ट मिल्क में मदर में बनता है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होता है बेबी को, तो ये भी पास होता है, ठीक है। पास होता है थ्रू प्लेसेंटा, पास होता है थ्रू ब्रेस्ट। तो इसको नेचुरल डेफिनेटली देखें, प्लेसेंटा नेचुरल है, मदर का ब्रेस्ट नेचुरल है, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीड नेचुरल है, ठीक है। तो उसको हम पैसिव नेचुरल बोलेंगे। पैसिव आर्टिफिशियल कैसे है? पैसिव आर्टिफिशियल एक ऐसी चीज़ होगी, नाम से पता चलता है कि इसमें नेचुरल था ना, बॉडी में माँ की बॉडी में ये जो बन रहे थे, इसमें आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल ऐसा है कि हम किसी जो घोड़े में, भेड़ में या इसी तरह की किसी जानवर में खुद बना के, ठीक है ना, खुद बना के जो एंटीबॉडीज़ मिलेंगी ना हमें, वो एंटीबॉडीज़, वो सीरा जो होता है ना, वो सीरम मैन और एनिमल वाला, ठीक है, वो उसमें फिर हम उसमें बॉडी में डाल दें, ठीक है। जैसा कि एंटी टेटनस सीरम हो गया, और या फिर क्या हो गया दूसरा,
ये एटीएस जो होता है ना हॉर्सेस में प्रोड्यूस किया जाता है विद टेटनस टॉक्साइड, हॉर्स में डाला जाता है। हॉर्स में जब एटीएस बनता है ना तो वो हम उसमें डालते हैं बॉडी में, ठीक है। फिर एंटी डिप्थेरिया सीरम हो गया और एंटी गैस गैंग्रीन सीरम हो गया। ये भी हम डिफरेंट तरीक़ों से आर्टिफिशियली बना के डिफरेंट जानवरों में या दूसरे जगहों में बना के फिर बॉडी में डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल पेशिव बॉडी में पास करते हैं, आर्टिफिशियल पेशिव, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए तो ये सारा जो हमारा डिस्कशन था, डिस्कशन हमारा स्टार्ट हुआ था एक एमसीक्यू से, और वो एमसीक्यू था कि वो एमसीक्यू क्या था, वो एमसीक्यू था कि जो प्लाज्मिनोजन है, प्लाज्मिनोजन, ठीक है ना, ये देखिए नॉट ए नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। प्लाज्मिनोजन इज़ नॉट ए नेचुरल इम्यूनिटी, ओके। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू होगा रिगार्डिंग सीएसएफ लेस प्रोटीन्स देन प्लाज्मा। तो सीएसएफ की हम थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो लेस प्रोटीन्स देन प्लाज्मा इन, ठीक है ना, सीएसएफ में। तो हम देखते हैं सीएसएफ के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि सीएसएफ देखें, सीएसएफ जो बनता है ना, सीएसएफ इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ठीक है ना, सीएसएफ बनेगा कोरॉइड जो प्लेक्सस है, देखिए ये बनता है कोरॉइड प्लेक्सस में, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, कोरॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड इज़ इन द लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स में होता है ये कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है, लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स में। और इट सिक्रेट करता है सीएसएफ। और टाइट जंक्शंस जो है तो होते हैं ना, जो होते हैं टाइट जंक्शंस का बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि ये फिर ब्लड सीएसएफ बैरियर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लड ब्रेन बैरियर तो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, और एस्ट्रोसाइड फूड प्रोसेस का उसमें भी रोल पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये कहता है कि सीएसएफ वंस द सीएसएफ इज इन सबरेगनाइट स्पेस, जैसा कि ये देखें यहाँ पे सीएसएफ इन सब स्टेजेस को उठ के यहाँ पे सबरेगनाइट स्पेस पे आ जाता है। कहता है कि सबरेगनाइट स्पेस में आके उसके बाद क्या करता है कि इट गोज ओवर द कन्वेक्सिटी ऑफ द ब्रेन, पूरे ब्रेन में ये ऊपर से जाता है घूम के, इंटर्स द वेनस सर्कुलेशन बाय पासिंग थ्रू एरेक्टाइड ग्रेनुलेशंस, ठीक है। फिर जाता है, फिर ये आगे एरेक्टाइड ग्रेनुलेशंस में रीअब्जॉर्ब होता है, फिर ड्यूरल वेनस साइनसिस में जाता है। ये जो ड्यूरल वेनस साइनसिस हैं, ये देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है शॉर्टकट, ये ड्यूरल वेनस साइनसिस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये देखें एक तरफ से जो ब्लड जो होता है ना फ्रॉम सेरेब्रल वेन्स, इसको ड्रेन करते हैं, और दूसरी तरफ सीएसएफ रिसीव करते हैं कहाँ से, एरेक्टाइड ग्रेनुलेशन से, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि ड्यूरल वेनस साइनसिस जो होते हैं ना, ये एक तरफ एरेक्टाइड ग्रेनुलेशन से सीएसएफ रिसीव करते हैं, दूसरी तरफ फिर सेरेब्रल वेन से ये वेनस ब्लड रिसीव करते हैं। खुद जाके कहाँ ये गिरते हैं, खुद जाके गिरते हैं इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब तफसील से पढ़ते हैं हम सीएसएफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरॉइड प्लेक्सस जो सीएसएफ है उसको देखें। सबसे पहले ये देखें, हमने इसको, ये जो फिगर है यहाँ पे हमारी छोटी सी, ये जो हमने जो डिटेल है, इस डिटेल को हमने जो है ना उसको एक फिगर की फॉर्म में बनाया हुआ है, तो मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो इसको आपने देखना है। उसके बाद देखें, ये सबसे पहले कहते हैं, मैं ये पिक्चर इधर रखूँगा और पढ़ूँगा इधर से ही, ठीक है ना, पढ़ूंगा यहाँ से थे। सबसे पहले क्या होता है, ये देखें लेटरल वेंट्रिकल है ना, लेटरल वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, ये जो है ना इनमें, और थर्ड वेंट्रिकल में कोरॉइड प्लेक्सस होता है। कोरॉइड प्लेक्सस क्या होता है, कोरॉइड प्लेक्सस होता है एक टूफ्ट ऑफ जो होता है ना एपिथेलियल सेल्स। ये देखें यहाँ पे देखें, ये देखें ये कोरॉइड प्लेक्सस है। कोरॉइड जो है ये कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलर टुफ्ट ऑफ कैपिलरी, ये देखें ये ग्लोमेरुलर टुफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, और उसमें जो कवर्ड बाय ये है जो एपिंडिमल सेल्स, ठीक है, एपिंडिमल सेल्स होते हैं इर्द गिर्द, और बीच में ग्लोमेरुलर टुफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कोरॉइड प्लेक्सस 70% ऑफ द सीएसएफ यहाँ बनता होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ देखिए जब ये बनता है लेटरल फोर्थ वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ लश्का मेजेंडी के थ्रू सब एरेक्नाइड स्पेस में आ जाता है, ठीक है। सब एरेक्नाइड स्पेस से फिर क्या करता है, ये एरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस में जाता है, वहाँ ये रीअब्जॉर्ब होता है। रीअब्जॉर्ब होने के बाद ये ड्यूरल वेनस साइनसिस में ये जाता है, सांस, ठीक है, सांस, आग,
ठीक है। फिर ड्यूरल वेनस साइनस है, ये इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। एक बात याद रखें, थर्ड वेंट्रिकल होता है, लेटरल वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, लेकिन मीडियल वेंट्रिकल कोई नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा वाया राइट एंड लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे पहले ऊपर लेफ्ट है, नीचे सांस है, ऊपर लेफ्ट नीचे सांस, इस तरह याद रखना है। बीच में थर्ड से फिर फोर्थ, इस तरह है। तो ये देखें लेटरल से ये थर्ड वेंट्रिकल में लातूर याद है, लातूर थर्ड, TR से थर्ड, ले से लेटरल, ठीक है। तो ये जाता है लेटरल और थर्ड से फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू, ठीक है, फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है, थ्रू राइट एंड लेफ्ट फोरामेन ऑफ मोनरो। उसके बाद थर्ड से फिर फोर्थ में कैसे जाएगा, थ्रू सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। थर्ड से फोर्थ सेरेब्रल एक्विडक्ट के ज़रिए, ठीक है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के ज़रिए। फिर फोर्थ से ये देखें वही बात है, फोर्थ से फिर आगे जाता है सबएरेक्नोइड स्पेस में फोरामेन ऑफ लश्का एंड मेजेंडी के थ्रू। देखें ये तीन फोरामेना होते हैं, 2 लश्का, ये देखें इस तरह होते हैं। ये मीडियन में जो मेजेंडी है ना, इसको ये मीडियन में होता है, लेटरल जो लश्का होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, इनके थ्रू जाएगा सबएरेक्नोइड स्पेस पे। और देखें सबएरेक्नोइड स्पेस से ये फिर जाता है रिअब्सॉर्ब होता है एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस में, वहाँ से फिर आगे जाते हैं डीप वेनस साइनसिस में। डीप वेनस साइनसिस एक तरफ तो CSF रिसीव करते हैं फ्रॉम एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन, दूसरी तरफ सेरेब्रल वेन से ब्लड भी रिसीव करते हैं, फिर जाके इंटरनल जुगुलर वेन में ये जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारी ओवरव्यू ऑफ द मूवमेंट ऑफ द CSF हमें समझ आ गई। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो है वेंट्रिकुलर सिस्टम चैप्टर 3 में इसके बारे में क्या लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद देखें, ये देखिए हमारे पास ये हम पढ़ते हैं। तो देखें CSF फिल्स द सबएरेक्नोइड स्पेस इन वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये CSF होता है, कहाँ होता है, सबएरेक्नोइड स्पेस में होता है और वेंट्रिकल्स में होता है, ठीक है। एवरेज एडल्ट जो होता है ना, वो 90 से 150 ml ऑफ द टोटल CSF इसके अंदर होता है, हर बंदे के अंदर, ठीक है। 90 से 100 से 150, ठीक है, 90 से 150। लेकिन क्या होता है, बनता कितना है डेली 400 से 500 ml बनता है, लेकिन रेगुलरली 9 से 150 ml होता है अंदर, ठीक है। डेली प्रोड्यूस कितना होता है, 400 से 500, ठीक है। और 25 ml ऑफ द CSF इज फाउंड इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है, ओनली 25 ml ऑफ द CSF, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टम्स में पाया जाता है किसी भी टाइम मोमेंट ऑफ टाइम में। याद रखें ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है। 25 ml सिर्फ वेंट्रिकल्स में, 90 से 150 ml पूरे CNS में, ठीक है। और ऑल्दो 400 to 500 इज फाउंड डेली, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली 70% जो CSF होता है वो कोराइड प्लेक्सस बनाता है, ठीक है। कोराइड प्लेक्सस के बारे में हमने बताया, टूफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। और उसके बाद एपेंडिमल सेल्स इर्द गिर्द होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एपेंडिमल सेल्स के बारे में बताते हैं, फिर यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे एपेंडिमल सेल्स हैं। एपेंडिमल सेल्स के बारे में ये यहाँ क्या कहा गया है कि ये सिलिएटेड होते हैं, सिंपल कॉलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ग्लायल सेल्स, सिंपल कॉलमनर ग्लायल सेल्स होते हैं। और क्या कहते हैं, लाइन द वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में ये एपेंडिमल सेल्स होते हैं। और क्या कहते हैं, एपिकल सरफेस आर कवर्ड बाय सिलिया, इसके एपिकल सरफेस में सिलिया होते हैं और विच सर्कुलेट CSF, ठीक है। एंड माइक्रोविलाई भी होते हैं विच हेल्प इन CSF एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एपेंडिमल सेल्स में सिलिया भी होते हैं और माइक्रोविलाई भी होते हैं। माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं और सिलिया जो है ना वो सर्कुलेशन, C फॉर सिलिया, C फॉर सर्कुलेशन ऑफ द CSF में मदद करते हैं। और याद रखें ये स्पेशलाइज्ड एपेंडिमल सेल्स जो होते हैं ना कोराइड प्लेक्सस में, ये पाए जाते हैं कोराइड प्लेक्सस के इर्द, जो कि CSF प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एपेंडिमल सेल्स, ठीक है। अभी वहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे ना एपेंडिमल सेल्स तक आए थे। और ठीक है, तो ये देखें कोराइड प्लेक्सस एपेंडिमल सेल 70% ऑफ द CSF इज प्रोड्यूस हियर। एंड उसके बाद देखें कि दैट प्रोजेक्ट इनटू द वेंट्रिकल्स, द रिमेनिंग 30% रिप्रेजेंट मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन, ठीक है। जो रिमेनिंग 30% होता है ना जो CSF, कहता है कि 70% जो CSF है वो एपेंडिमल सेल्स जिनमें जो स्पेशलाइज्ड एपेंडिमल सेल्स होते हैं कोराइड प्लेक्सस में, ठीक है, वो बनाते हैं। लेकिन रिमेनिंग 30% जो है ना रिप्रेजेंट्स मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन, ठीक है। कोराइड प्लेक्सस इज लोकेटेड कहाँ होता है, इन द लेटरल वेंट्रिकल,
थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल में ये कोरॉइड प्लेक्सस लोकेट करता है कहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए CSF जो होता है ना फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल, ये हमने पहले भी बताया कि पासेस थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना ऑफ मोनरो टू थर्ड वेंट्रिकल, फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल पासेस थ्रू एक्वेडक्ट सिल्वियस टू फोर्थ वेंट्रिकल, फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल goes to subarachnoid space outside the CNS through three openings, two lateral foramina of Lashka and one median foramen of Magendie, ठीक है। ये हमने पहले सारा डिस्कस किया हुआ है, तो ये भी आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं वीडियो रोक के देख सकते हैं आप, ठीक है। व्हेन द सबरैक्नोइड स्पेस विद इन द सब, जब सबरैक्नोइड स्पेस होती है ना, तो ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड तक ये कन्वेक्सिटी ऑफ ब्रेन से लेके नीचे स्पाइनल कॉर्ड सारे में सबरैक्नोइड स्पेस होती है, इसमें CSF होता है, ठीक है। उसके बाद CSF रिटर्न्स टू द वेनस सिस्टम, कहाँ जाता है? सबरैक्नोइड ग्रैनुलेशंस में और फिर सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है। इसको सुपीरियर सैजिटल ड्यूरल वेनस साइनस भी बोलते हैं। यहाँ से फिर क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन में जाता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिस्कस करते हैं। CSF वर्सेस सीरम डिस्कस करते हैं, ठीक है। CSF देखें, CSF की जो नेचर होता है क्लियर फ्लूइड होता है ये, ठीक है। और ये आइसोटोनिक विद द सीरम होता है, याद रखें CSF, ठीक है। आइसोटोनिक विद द सीरम, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 290 to 295 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर है, ठीक है। ये इसका आपने भूलना नहीं है, 290 से 295 तकरीबन 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर है, ठीक है। pH इसकी कम है, ठीक है, 7.33, थोड़ा सा ये एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड जिसकी होती है ना आर्टेरियल ब्लड की 7.40 pH होती है, और वेनस ब्लड की 7.36 pH होती है। इससे भी नीचे होता है ये 7.3 होता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल इन सीरम एंड CSF, ठीक है। ये 138 ml मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। सोडियम आयन दोनों जगहों में इक्वल होता है, ठीक है। और CSF इज हायर कंसनट्रेशन, लेकिन क्लोराइड जो होता है ना और मैग्नीशियम दोनों ये हाई कंसनट्रेशन में होते हैं। MCl, ठीक है। LCM नहीं, MCl जो होता है ना वो ज़्यादा होता है CSF में। ये देखें यहाँ भी लिखा हुआ है इंक्रीज इन CSF इज इन हायर इन CSF इज इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, ठीक है। सोडियम की कंसनट्रेशन बराबर होती है, सोडियम देखिए याद रखें, सोडियम की कंसनट्रेशन बराबर है तभी तो आइसोटोनिसिटी इसकी बराबर है ना, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद देखें CSF एज लोअर, अब लोअर क्या क्या चीज़ें, पोटेशियम इसका कम होता है, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम कम होता है CSF में, बाइकार्बोनेट CSF में कम होता है, और ग्लूकोज कम होता है, एज वेल एज प्रोटीन भी ग्लूकोज में कम होता है। ये देखें हमारा ये जो MCQ है, ये देखें हमारा MCQ था रिगार्डिंग CSF, ये देखें लेस प्रोटीन देन प्लाज्मा है ना, 83 MCQ, ठीक है। तो ये यही हमारा MCQ है। द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इंक्लूडिंग ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज मच लोअर इन द CSF एज कम्पेयर विद द सीरम, ठीक है। ये आपने ये याद रखना है, सही है ना। अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये देखें हायर इन MCl हो गया, बाकी सब में ये कम होता है, ठीक है। ग्लूकोज कम, कैल्शियम कम, पोटेशियम कम, और ये क्या है H फॉर क्या है, H फॉर जल्दी निकालो, H फॉर बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCO3, तो ये सारे कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें अच्छा अगला जो पॉइंट है तो द ब्लड CSF बैरियर इज अ मैकेनिज्म विच प्रोटेक्ट्स द केमिकल इंटेग्रिटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है। टाइट जंक्शंस इसमें होते हैं ब्लड CSF बैरियर में, याद रखें। और टाइट जंक्शंस के बारे में तो हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, ठीक है। सेल्स ऑफ द कोरॉइड प्लेक्सस और बट नॉट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है, सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। एक ब्लड CSF बैरियर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। उसके बाद देखें एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो ड्रग है टू एंटर द CSF डज नॉट गारंटी इट विल गेन एक्सेस टू द ब्रेन, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, ये थोड़ा सा बहरहाल इसमें से कोई MCQ नहीं आ सकता, लेकिन बस उसके बाद देखें क्लिनिकल कोरिलेट, देखें क्लिनिकल कोरिलेट में जो है वही प्रोटीन वाली बात है। फिर नॉर्मल CSF कंटेन्स 0 to 4 पर मिलीमीटर क्यूब लिम्फोसाइट्स और मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ठीक है ना। 0 to 4 लिम्फोसाइट्स और पर मोनोन्यूक्लियर सेल्स ब्लड में हो सकते हैं, लेकिन जो फ्यू मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स की प्रेजेंस ना नॉर्मल होती है CSF में,
याद रखें। सीएसएफ में लिम्फोसाइट्स हों या मोनोसाइट्स हों, थोड़े से हों तो उसकी जो फ्यू नॉर्मल होती है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, इज़ ऑलवेज एबनॉर्मल। ठीक है, ये आप गौर से देखें कि प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स इज़ जो है ना एक्सेप्टेबल, फ्यू जो है ना वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो है ना WBCs इज़ नॉट नॉर्मल ऑलवेज, इट्स ऑलवेज एबनॉर्मल, एक है तो भी एबनॉर्मल है, एज इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो होता क्या है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं फिर आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन द CSF बट मे बी प्रेजेंट आफ्टर, क्या होता है RBCs, क्या हो सकता है ट्रामेटिक स्पाइनल टेप हो या सबरेक्नाइट हिमरेज हो तो RBCs CSF में RBCs आ सकते हैं, वरना CSF में कोई RBC नहीं होती। याद रखें CSF में दो चीज़ें नहीं होती, एक RBC और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी WBC। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें इंक्रीज जो प्रोटीन लेवल होता है ना में इंडिकेट CNS ट्यूमर। ठीक है, याद रखें CNS में CSF में प्रोटीन कंटेंट इंतहाई लो होता है सीरम के हिसाब से। ठीक है, अच्छा अगर हुए प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर सेल्स में प्रेजेंट इन द CSF इन केसेस विथ मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है ना, ट्यूमर सेल जो होते हैं ना में प्रेजेंट इन द CSF इन केसेस विद मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट, ये भी आप देख लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल CSF के बारे में एक ओवरव्यू, और इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद नेक्स्ट हमारा MCQ है कि मेडिकल एथिक्स, मेडिकल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, इन पोर्टल हाइपरटेंशन इंक्रीजेस प्रेशर इन इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में प्रेशर बढ़ जाएगा अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें पेन ट्रांसमिट फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर, टिप ऑफ द फिंगर से जो पेन ट्रांसमिट होता है ना वो A डेल्टा फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं A डेल्टा फाइबर्स, फास्ट जो पेन फाइबर्स हैं। ये सेंसेशन फ्रॉम द टिप्स एंड लिप्स आर ट्रांसमिटेड बाय A बीटा फाइबर्स। ठीक है, A बीटा टिप्स एंड लिप्स बट दोज आर नॉट फॉर पेन, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। देखें जो A बीटा फाइबर्स है ना, अच्छा ठीक है ना, यहाँ पे फिर देखें डिफेक्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब विच मार्कर विल इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन। याद रखें अल्फा फीटोप्रोटीन जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में ये रेज होता है, ये तो बच्चे को पता है। ठीक है, ड्यूरिंग सी सेक्शन स्ट्रक्चर डैमेज कॉजिंग क्रेम्स इन द लुमरियन यूरेटर। ठीक है, यूरेटर इसमें इंजरी हो सकती है। ट्रू अबाउट यूरेटर इज इट क्रॉसेस बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, ये आपने एब्डोमिनल एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ट्रू अबाउट यूरेटर इज क्रॉसेस बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, तो ये 87 देखें कि पेन ट्रांसमिट फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर A डेल्टा फाइबर्स। ये जो A डेल्टा फाइबर्स होते हैं ना ये फास्ट पेन फाइबर्स हैं। ठीक है, याद रखें A डेल्टा फाइबर्स आर फास्ट पेन फाइबर्स। ये देखें A डेल्टा फाइबर्स आर फास्ट पेन फाइबर्स का फर्स्ट एड मैंने निमोनिक बनाया है फर्स्ट, और ये देखें फर्स्ट एड F फॉर फास्ट और A डेल्टा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जबकि प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स कौन से हैं? B फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक, और ये B फॉर ब्योर ऑटोनॉमिक भी हैं। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा उसके बाद देखिए ये क्या लिखता है कि रिमेंबर सेंसेशन फ्रॉम द टिप्स एंड लिप्स आर ट्रांसमिटेड बाय A बीटा फाइबर्स। लेकिन ये A बीटा फाइबर्स के जो सेंसेशन है ये दूसरे हैं, टच है, प्रेशर है, लेकिन A डेल्टा फाइबर्स आर फास्ट पेन फाइबर्स। ठीक है, अच्छा बट दोज आर नॉट फॉर पेन, ये लिखता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो इधर हम एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पे हमने ये इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है नर्व फाइबर्स की। तो ग्रुप A, B और C में देखें A, B और C। ठीक है, अच्छा B और C जो है ना ऑटोनॉमिक हैं दोनों, लेकिन ये जो C है पोस्ट गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक है, और B है प्री गैंग्लियनिक प्योर ऑटोनॉमिक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वो प्योर ऑटोनॉमिक तो वो B है। ठीक है, अच्छा रिगार्डिंग द MCQ, हमारा जो MCQ था उसमें देखें ये डेल्टा जो फाइबर्स हैं ये टच फास्ट पेन, इधर देखें पेन आ रहा है ना, तो ये डेल्टा फास्ट पेन फाइबर्स हैं। ठीक है, ये टच टेम्परेचर एंड पेन। ठीक है, लेकिन A बीटा देखें सेंसेशन फ्रॉम टिप्स एंड लिप्स, टच प्रेशर एंड प्रोप्रियोसेप्शन, इसमें कोई पेन नहीं है। ठीक है, बीटा में, ठीक है बीटा में इसमें कोई भी पेन नहीं है। देखें प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन एंड टच है। ठीक है, अच्छा A बीटा में भी देखें प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, अच्छा
और एक टच है, ठीक है। तो इसमें आपने ये नोट करना है, सही है। ये देखें, और इसमें एक बात याद रखें कि जो कंडक्शन वेलोसिटी है ना, ये साइज़ इनटू फंक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू टू साइज़ एंड फंक्शन, ठीक है, कंडक्शन वेलोसिटी। तो ये हम बाद में भी तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे।